नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। ये है मई मंथ की क्रोनोलॉजी का राजस्थान पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। राजस्थान की बात करें तो 25 लोकसभा सीटों के लिए मतदान संपन्न हुआ है। और कितने लोगों ने मतदान किया है राजस्थान के अंदर? 62.10% लोगों ने। ठीक है, तो 18वीं लोकसभा के लिए राजस्थान के 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान संपन्न हुआ है। इसमें प्रत्याशी कितने थे? 266 प्रत्याशियों ने भाग लिया इसके अंदर। और बात करें तो दो चरणों में ये संपन्न हुआ है। एक तो 19 अप्रैल को और एक हुआ है 26 अप्रैल को। ठीक है, तो 12 सीटों के लिए 19 अप्रैल को चुनाव हुए थे और शेष 13 लोकसभा सीटों के लिए 26 अप्रैल को मतदान संपन्न हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर जो 266 प्रत्याशी थे, इसके अंदर पुरुष थे 247 और महिलाएं थी 19 महिलाएं थी। ठीक है, तो 266 में से 247 पुरुष और 19 महिला प्रत्याशियों ने भाग लिया। 18वीं लोकसभा चुनाव में मतदान की स्थिति तो 62.10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इसके अंदर कुल मतदान में ईवीएम के माध्यम से 61.53% लोगों ने जो है वोटिंग की है और पोस्टल बैलेट के माध्यम से की है 0.57% लोगों ने। वर्ष 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें मतदान हुआ था 66.34%। ठीक है, इस बार हुआ है 62.10%। तो मतदान में कमी आई है, मतदान की प्रतिशत में कमी आई है। तो लोकसभा आम चुनाव 2024 में वर्ष 2019 के मुकाबले 3 लोकसभा क्षेत्र है, बाड़मेर, कोटा और बांसवाड़ा। यहाँ पर वृद्धि दर्ज की गई है, मतदान की प्रतिशत बढ़ा है बाड़मेर में, कोटा में और बांसवाड़ा में 2019 के मुकाबले। और 2024 के अंदर सर्वाधिक मतदान की बात करें तो ये हुआ है बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के अंदर, और सबसे कम जो मतदान हुआ है वो हुआ है करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र के अंदर। ठीक है, तो आपको ये फैक्ट याद रखने हैं, 62.10% हुआ है। इसके बाद में ये याद रखना है सबसे ज़्यादा बाड़मेर में हुआ है और सबसे कम हुआ है मतदान करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र में। तो पहले चरण की बात करें तो 12 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 19 अप्रैल को मतदान हुआ, उसके अंदर 58.28% मतदान हुआ। पोस्टल बैलेट के माध्यम से 0.64% मतदान भी इसके अंदर शामिल है। तो पहले चरण की बात करें तो मतदान का प्रतिशत कैसे कैसे रहा, तो गंगानगर के अंदर जो रहा वो रहा 67.23%। 2019 में ये 74% था, ये घट गया है इसके अंदर। ठीक है, तो ये डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मैक्सिमम और मिनिमम याद रखना है बाड़मेर में और इसके बाद में करौली धौलपुर में। तो करौली धौलपुर के अंदर सबसे कम कितना हुआ है वो डाटा याद रखना है, 50.04%। और इसके अलावा दूसरे चरण में जो बाड़मेर के अंदर हुआ है उसके अंदर कितना हुआ है मतदान, ये हुआ 76.50%। लोकसभा क्षेत्र जहां महिलाएं पुरुषों से आगे रही, तो राजस्थान के 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जहां महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले अधिक मतदान किया है। तो 8 लोकसभा क्षेत्रों के अंदर महिलाओं ने ज़्यादा मतदान किया है पुरुषों के मुकाबले। इसमें द्वितीय चरण वाले 5 है और पहले चरण वाले 3 लोकसभा क्षेत्र शामिल है। तो इसके अंदर जो है वो शामिल कौन कौन से हैं? चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है, पाली है, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा और राजसमंद। तो इसके अंदर जो है महिलाओं का प्रतिशत ज़्यादा रहा है पुरुषों के मुकाबले। कितने लोकसभा क्षेत्रों में? 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में। विधानसभा उपचुनाव के अंदर मतदान की बात करें तो बागीदोरा के अंदर उपचुनाव हुआ है विधानसभा सीट को लेकर। तो इस उपचुनाव के अंदर 77.50% मतदान हुआ है। नेक्स्ट, डॉक्टर राधेश्याम पारिक को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। प्रख्यात होम्योपैथी के है, ये होम्योपैथी चिकित्सक है डॉक्टर राधेश्याम पारिक। इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अप्रैल 2024 में प्रदान किया गया। तो राधेश्याम जी पारिक को दिया गया है पद्मश्री पुरस्कार। कौन है ये है होम्योपैथी चिकित्सक। तो डॉक्टर राधेश्याम पारिक नवलगढ़ झुंझुनू के मूल निवासी है और 70 साल से आगरा के अंदर होम्योपैथिक चिकित्सा के क्षेत्र में सेवा दे रही हैं। राजस्थान के मूल निवासी है ये।
इनका पद्मश्री पुरस्कार के लिए नामांकन उत्तर प्रदेश से किया गया है। तो ध्यान रखिए, इनका जो नामांकन किया गया था कहाँ से किया गया था, उत्तर प्रदेश से किया गया था, लेकिन ये राजस्थान के नवलगढ़ झुंझुनू के मूल निवासी है। असाध्य रोगों के मरीजों के इलाज और 60 साल में 23 लाख मरीजों को बीमारियों से निजात देने के लिए डॉक्टर पारिक को ये सम्मान दिया गया है। तो 23 लाख मरीजों की इन्होंने सेवा की है 60 साल के करियर में। वर्ष 1993 में राजस्थान के नवलगढ़ के अंदर जन्मे थे ये डॉक्टर पारिक। इन्होंने वर्ष 1956 में रॉयल कॉलेज ऑफ लंदन से ग्रेजुएशन करने के बाद होम्योपैथी रिसर्च सेंटर स्थापित किया था। उनके योगदान के लिए उन्हें जर्मनी में हेनीमैन पुरस्कार सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। तो जर्मनी का हेनीमैन पुरस्कार भी इनको मिल चुका है और डॉक्टर पारिक को अभी हाल ही में मिला है पद्मश्री पुरस्कार। वर्ष 2024 के पद्म पुरस्कारों के तहत राजस्थान की 3 हस्तियां हैं और ये है जानकीलाल, लक्ष्मण भट्ट तेलंग और माया टंडन। ये तीनों के नाम इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिए। जानकीलाल, इसके बाद में लक्ष्मण भट्ट तेलंग और माया टंडन, इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है राजस्थान के अंदर। फरवरी 2024 के अंदर दिवंगत हुए हैं लक्ष्मण भट्ट तेलंग, इनका पुरस्कार उनके पुत्र को दिया गया। अली मोहम्मद, गनी मोहम्मद, इनको संयुक्त रूप से दिया गया। इनको पद्मश्री पुरस्कार अगले चरण में प्रदान किया जाएगा। 2024 के 3 लोगों को दिए गए हैं और अगले चरण में इनको प्रदान किया जाएगा अली मोहम्मद, गनी मोहम्मद को। नेक्स्ट है 41वीं सारस गणना। वन विभाग और घना केवलादेव नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी भरतपुर के द्वारा 41वीं सारस गणना की गई 26 अप्रैल 2024 को। सारस गणना के लिए भरतपुर जिले को 17 जोन के अंदर बांटा गया। इस गणना के निष्कर्ष के अनुसार भरतपुर में स्थित है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसमें सारसों की संख्या में लगातार दूसरे वर्ष वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, तो 41वीं सारस गणना हुई है और इसके अंदर लगातार दूसरे वर्ष वृद्धि दर्ज की गई है। 2024 में 25% अर्थात 4 सारस अधिक पाए गए हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। वर्ष 2023 की गणना के अंदर 12 सारस पाए गए थे। ठीक है, तो 2023 में 12 सारस पाए गए थे और केवलादेव की बात करें और 2023 के अंदर जो है सारसों की ये सारस की संख्या बढ़ गई है 3 से। संपूर्ण भरतपुर जिले के अंदर कुल कितने मिले हैं सारस? तो सारसों की संख्या है 143 सारस। तो ये डाटा याद रखना है, भरतपुर जिले में कुल कितने सारस है 2024 की गणना के अनुसार 143 सारस। नेक्स्ट है जिले के अंदर वर्ष 2023 में कुल 185 जो है सारस मिले थे। इस प्रकार वर्ष 2024 में विगत वर्ष की तुलना में जो है 42 सारस कम मिले हैं। ये है पूरे जिले की बात हो रही है। पूरे जिले के अंदर सारसों की संख्या घटी है, लेकिन केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर 25% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट डिजिटल बाल मेलर के रूट्स ऑफ राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया गया है। किसका है ये? डिजिटल बाल मेलर का है और रूट्स ऑफ राजस्थान अभियान है, इसका शुभारंभ किया गया है। राजस्थान के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री है दिया कुमारी जी। इन्होंने डिजिटल बाल मेला का अभियान है, ठीक है, तो ये मेला है, इसके अभियान रूट्स ऑफ राजस्थान का शुभारंभ 30 मार्च 2024 को किया है। कब किया है? 30 मार्च 2024 को डिजिटल बाल मेला के रूट्स ऑफ राजस्थान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ये है हमारी उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी जी के द्वारा। इसके आयोजक थे द फ्यूचर सोसाइटी के तत्वाधान में ये आयोजित रहा और 6 माह तक ये चलेगा। 10 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे इसके अंदर भाग ले सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है राजस्थान पर्यटन को बढ़ावा देना और उन पर्यटन स्थलों को दुनिया के सामने लाना जिनका प्रचार प्रसार कम हुआ है। ठीक है, तो बच्चों की नज़र से राजस्थान की धरोहर को समझना है इसका उद्देश्य। और अभियान के तहत किया जाने वाला कार्य है, इस कार्यक्रम के अंदर राजस्थान के बच्चे राज्य के पर्यटन स्थलों की जानकारी देते हुए वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो कार्यक्रम है इसके अंदर क्या रहेगा? बच्चे रहेंगे 10 से 18 साल के और अगले 6 माह तक चलेगा और इसके अंदर बच्चे पर्यटनों स्थलों की जानकारी देते हुए अपने वीडियो बनाएंगे। इसमें 50,000 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा जो सबसे अच्छी वीडियो बनाएगा। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने
किया स्वदेशी डिलीवरी प्लेटफॉर्म का सफल परीक्षण। तो भारतीय सेना के द्वारा बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर युद्ध के दौरान भारी सैन्य उपकरणों को रेतीले और दुर्गम क्षेत्र में सैनिकों तक पहुंचाने का सफल अभ्यास 26 अप्रैल 2024 को किया गया है। तो ये स्वदेशी डिलीवरी प्लेटफॉर्म का सफल परीक्षण किया गया है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर। यह संयुक्त परीक्षण भारतीय सेना और हवाई डिलीवरी एवं विकास प्रतिष्ठान है ADRI, इसके द्वारा सैन्य लड़ाकू क्षमता बढ़ाने के लिए किया गया था। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इस अभ्यास को भारतीय सेना ने इंडियन एयरफोर्स के सहयोग से पूरा किया है, जिसमें मैकेनाइज्ड प्लेटफॉर्म को जमीन पर उतारा गया। इस अभ्यास में वायुसेना के C-17 विमान ने महाजन के धोरों के बीच बनाए ड्रॉप जोन में BMC यानी भारी मशीन की डिलीवरी दी है और इसके माध्यम से सेना ने हवाई गतिशीलता बेड़े को परिचालन क्षमता की ताकत को भी दुनिया के सामने प्रदर्शित किया है। तो ये जो है भारतीय सेना ने स्वदेशी डिलीवरी प्लेटफॉर्म का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर। नेक्स्ट है लोकसभा चुनाव 2024 के संदर्भ में निर्वाचन आयोग के द्वारा जो प्रमुख ऐप और पोर्टल लॉन्च किए गए हैं उनके बारे में ये लेख है। तो 18वीं लोकसभा चुनाव में 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव और देश की 26 विभिन्न लोकसभा विधानसभा सीटों के लिए करवाए जा रहे उपचुनाव को सुविधाजनक और पारदर्शी बनाने के लिए भारत सरकार के निर्वाचन आयोग के द्वारा कई ऐप और पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। तो ध्यान रखिए ये सारे जो है निर्वाचन विभाग के द्वारा जो भी पर्यटन और पोर्टल और ऐप लॉन्च किए गए हैं उनके बारे में है ये लेख। तो इसके अंदर पहला है सुविधा पोर्टल लॉन्च किया गया है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कायम रखने और सभी को समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा सुविधा पोर्टल इसको तकनीकी व्यवस्था के रूप में विकसित किया गया है। ठीक है, तो ये स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए इसके लाभ क्या है? सुविधा पोर्टल के माध्यम से राजनीतिक दल और उम्मीदवार किसी भी समय कहीं से भी अनुमति आवेदन और ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। कोई भी परमिशन चाहिए, आवेदन करना है, ठीक है, तो उनको ऑनलाइन जमा कराने का है ये सुविधा पोर्टल। किसके लिए बनाया गया है? ये राजनीतिक दल और उम्मीदवारों के लिए। नेक्स्ट है सी विजिल ऐप। तो लोकसभा आम चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी निगरानी रखने और शिकायतों के लिए सी विजिल किसी भी व्यक्ति को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है। तो कोई भी अगर आचार संहिता का पालन नहीं कर रहा है तो उसकी रिपोर्टिंग के लिए है सी विजिल ऐप। इस ऐप पर जो भी शिकायतें मिलेगी उस संबंधित अधिकारी की समस्या का निस्तारण उसको 100 मिनट के अंदर करना होगा। तो अगर कोई भी शिकायत आप अगर सी विजिल पर करते हो तो 100 मिनट के अंदर संबंधित अधिकारी को उसका निस्तारण करना पड़ेगा। नेक्स्ट है वोटर हेल्पलाइन ऐप। ये क्या है? इस ऐप की सहायता से कोई भी नागरिक है मतदाता सूची के अंदर अपना नाम खोजने, पंजीकरण, संशोधन अथवा विलोपन के लिए फॉर्म जमा करने, मतदान केंद्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करने, इसके बाद में मतगणना के परिणाम जानने, चुनाव लड़ने और उम्मीदवारों के बारे में जो भी डिटेल होती है वो सारी वोटर हेल्पलाइन ऐप पर अवेलेबल है। इसके बाद में है नेक्स्ट ऐप, ये है वोटर सर्विस पोर्टल। ये पोर्टल है। तो वोटर सर्विस पोर्टल में भी नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में जोड़े जाने, विलोपन और संशोधन के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से सुविधा पोर्टल है उसी तरीके से ये वोटर सर्विस पोर्टल है। ये है नागरिकों के लिए। ठीक है, यह मतदाता अपने आवेदन की अद्यतन स्थिति जान सकते हैं और एपिक भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए वोटर सर्विस पोर्टल तो है वोटरों के लिए और एक हमने पढ़ा है सुविधा पोर्टल। ये जो सुविधा पोर्टल है ये है राजनीतिक दल और उम्मीदवारों के लिए। नेक्स्ट है वोटर टर्नआउट ऐप। ये क्या है? इस मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके मतदान के दिन राज्य की प्रत्येक विधानसभा के अंदर वोटर टर्नआउट यानी पुरुषों और महिलाओं और थर्ड जेंडर की संख्या सहित इसको देखा जा सकता है इस ऐप के माध्यम से। नेक्स्ट है NGS ऐप। इसका उपयोग मतदाता के द्वारा मतदाता परिचय पत्र प्राप्त न होने
आवेदन फार्म का निराकरण न होने या आदर्श आचार संहिता उल्लंघन संबंधी शिकायतों को दर्ज करने के लिए किया जा सकता है। तो एनजीएस ऐप भी है, जिसके अंदर ये भी एक सी विजिल ऐप की तरह भी काम करेगा, और कोई भी शिकायत है, आवेदन पत्र फार्म का निराकरण नहीं हुआ है या मतदाता परिचय पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसके लिए एनजीएस पोर्टल बनाया गया है। नेक्स्ट है सक्षम ऐप। तो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए ये ऐप विकसित किया गया है। एंड्रॉयड और आईओएस दोनों में उपलब्ध इस ऐप के माध्यम से दिव्यांगजन निर्वाचक नामावली में अपनी दिव्यांगता दर्ज कराने के लिए इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। कौन सा ऐप है ये? सक्षम ऐप। नेक्स्ट है केवाईसी नो योर कैंडिडेट ऐप। तो केवाईसी नो योर कैंडिडेट यानी केवाईसी ऐप के माध्यम से चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों के बारे में जानकारियां प्राप्त हो सकती है। जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है उसके बारे में जानकारी के लिए है ये नो योर कैंडिडेट ऐप। दैनिक भास्कर को IAA ओलिव क्राउन अवार्ड दिया गया है। तो इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन, ठीक है, IAA के इंडिया चैप्टर के द्वारा 14वें ओलिव क्राउन अवार्ड्स 2024 का आयोजन किया गया 5 अप्रैल 2024 को मुंबई के अंदर। और इस अवार्ड समारोह में दैनिक भास्कर को उसके कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR कैंपेन के लिए वर्ष 2024 का IAA ओलिव क्राउन अवार्ड से नवाजा गया है। तो ये जो है एडवर्टाइजिंग का अवार्ड है और ये दैनिक भास्कर को दिया गया है IAA का, ठीक है, IAA ओलिव क्राउन अवार्ड। दैनिक भास्कर को यह पुरस्कार CSR श्रेणी जो होती है उसके अंदर कॉरपोरेट सोशल क्रूसेडर ऑफ द ईयर सिल्वर श्रेणी के अंदर दिया गया है। योगदान क्या है? एक पेड़ एक जिंदगी, सार्थक दीपावली, मिट्टी के गणेश और वस्त्रादान जैसे वर्ष भर चलाए जा रहे कैंपेन के लिए इनको ये दिया गया है। नेक्स्ट, राज्य सरकार के द्वारा राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। तो पहले नाम था राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना, ठीक है, इसका नाम क्या कर दिया गया है? स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप, ठीक है। तो ये राजीव गांधी की जगह क्या कर दिया गया है? स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना। अब योजना के अंतर्गत सीटों की जो संख्या रहेगी वो 500 रहेगी, लेकिन विदेशी संस्थाओं के अंदर पढ़ाई के लिए सीटें कितनी हो जाएगी? 300, और देश में पढ़ाई के लिए कितनी हो जाएगी? 200 सीट, ठीक है। देश के ही शैक्षणिक संस्थाओं में पढ़ाई के लिए ये छात्रवृत्ति दी जाती है। तो पूर्ववर्ती योजना में चयनित 500 स्टूडेंट में से 150 छात्र विदेशी संस्थानों में पढ़ने के लिए भेजे जाते थे, और योजना के तहत चयनित छात्र की शिक्षा का पूरा जो खर्चा है वो राजस्थान सरकार के द्वारा वहन किया जा सकता है। तो ये 500 जो विद्यार्थी रहेंगे इनका पूरा खर्चा कौन उठाती है? राजस्थान सरकार उठाएगी। और ये कौन सी योजना है? स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। इसके अंदर 300 प्लस 200 कर दिया, 300 विदेशों में और 200 देश के अंदर जो है संस्थाओं में पढ़ाई के लिए पूरा खर्च कौन उठाएगी? राजस्थान गवर्नमेंट। नेक्स्ट है पोषण ट्रैकर रिपोर्ट। तो राजस्थान में 1.94 लाख बच्चे कुपोषित है। कितने हैं? पोषण ट्रैकर की एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार 1.94 लाख बच्चे कुपोषित है राजस्थान के अंदर। तो बच्चों में कुपोषण के संदर्भ में नवीनतम पोषण ट्रैकर रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में वर्तमान में 1.94 लाख बच्चे कुपोषित है। सर्वाधिक बच्चे जो कुपोषित है वो है 12,976 कुपोषित बच्चे कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। सबसे कम कुपोषित बच्चे हैं 2246 जैसलमेर के अंदर। तो सबसे ज़्यादा कुपोषित उदयपुर में, सबसे कम कुपोषित जैसलमेर में। राज्य में सबसे कम अति गंभीर कुपोषित बच्चे, ठीक है, ये अलग श्रेणी है, ये कोटा के अंदर है। कितने हैं? 550 बच्चे। तो अति गंभीर कुपोषित जिले कौन कौन से हैं? इसमें है उदयपुर। उदयपुर के अंदर कुल कुपोषित है 12,976 और अति गंभीर कितने हैं? 3483। और इसके बाद में बात करें कोटा में जो है ये सबसे कम अति गंभीर है वो है 550। तो 550 बच्चे हैं जो सबसे कम अति गंभीर कुपोषित बच्चे हैं, वो कहाँ पर है? कोटा में। नेक्स्ट है BNI जयपुर और क्रेडाई राजस्थान के मध्य MOU हुआ है। किस किस के बीच में? बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल
BNE और क्रेडाई राजस्थान यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके बीच एक MOU हुआ है। और ये MOU किसको लेकर हुआ है? इस MOU के तहत जो BNE है जयपुर अपने नेटवर्क से विक्रेताओं को उनकी आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए क्रेडाई राजस्थान के सदस्यों की ओर से सूचीबद्ध करेगा। नेक्स्ट है, मेलबर्न में गणगौर फेस्टिवल आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में पहले गणगौर फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया 20 अप्रैल 2024 को। राजस्थान कुटुंब ऑस्ट्रेलिया कार्यकारिणी के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में चित्तौड़ सहित मेवाड़ की सहभागिता रही है इसके अंदर। तो मेलबर्न के अंदर कौन सा फेस्टिवल आयोजित हुआ है? गणगौर फेस्टिवल। महोत्सव के अंदर गौर गौर गोमती, ईश्वर पूजे पार्वती, पार्वती का आला तीला और सोने का टीला गाते हुए राजस्थानी वेशभूषा में महिलाओं के द्वारा गणगौर की पूजा सामूहिक रूप से की गई है मेलबर्न के अंदर। कार्यक्रम में राजस्थानी गायिका नेशनल अवार्ड से सम्मानित है बतुल बेगम, अनवर हुसैन, आबिद अली, साहिल भगरवा और इंदु कालबेलिया ने राजस्थानी संस्कृति को वहां पर प्रदर्शित किया है। नेक्स्ट है नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप। तो नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया छत्तीसगढ़ पावर लिफ्टिंग स्पोर्ट्स एसोसिएशन के द्वारा रायपुर के अंदर। इस चैंपियनशिप में सब जूनियर वर्ग के अंदर अमन और विनीत ने कांस्य पदक जीता है, दीपक और सौरभ ने रजत पदक जीता है, भूरा पहलवान ने स्वर्ण पदक के साथ स्ट्रॉन्ग सब जूनियर की भी ट्रॉफी जीती है। तो ये नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में अवार्ड जीते गए हैं। सब जूनियर वर्ग में अमन और विनीत के द्वारा कांस्य पदक जीता गया, दीपक और सौरभ के द्वारा रजत पदक जीता गया, भूरा पहलवान, ये याद रखना है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इसके बाद में बात करें तो अमन ने 167 kg भार वर्ग के अंदर, विनीत ने 147 kg भार वर्ग के अंदर, दीपक ने 182 में, सौरभ ने 148 में और भूरा पहलवान ने 180 kg वर्ग के अंदर ये पदक जीते हैं। जूनियर वर्ग के अंदर साहब सिंह और ललित सिंह ने रजत पदक जीता है। तो ये सारे खिलाड़ी कहाँ से हैं? भरतपुर जिले से। नेक्स्ट बात करते हैं शॉर्ट्स की। तो नीरू यादव ये चर्चा में रही है अभी, तो झुंझुनू की रहने वाली है ये। संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या और विकास आयोग CDP के वार्षिक सम्मेलन में पंचायत स्तर पर बालिकाओं और महिलाओं को सशक्त करने के लिए किए गए नवाचारों पर उनका अनुभव साझा करेगी। ठीक है, कहाँ पर साझा करेगी? ये संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक सम्मेलन के अंदर। ये कहाँ की रहने वाली है? ये है झुंझुनू की। CDP का वार्षिक सम्मेलन न्यूयॉर्क के अंदर 29 अप्रैल से 3 मई 2024 को आयोजित किया जा रहा है और नीरू यादव 3 मई को इस वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करेगी। तो 3 मई को संबोधित किया गया नीरू यादव के द्वारा संयुक्त राष्ट्र के अंदर। राजस्थान के झुंझुनू जिले यानी मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली है नीरू यादव। बुहाना तहसील की लांबी अहीर ग्राम पंचायत की सरपंच है। नीरू यादव कौन है? सरपंच है। हॉकी वाले सरपंच के नाम से भी फेमस है ये। नीरू सच्ची सहेली महिला एग्रो नामक एक FPO चलाती है जिसमें किसानों को खाद, बीज और अन्य सामग्री रियायत दर पर मिलती है। तो इनका FPO का नाम है सच्ची सहेली महिला एग्रो। नीरू यादव ने क्षेत्र में बर्तन बैंक खुलवाकर ग्राम पंचायत को प्लास्टिक मुक्त करने की एक पहल भी की है। उन्होंने पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए विवाह पर कन्यादान के रूप में पेड़ देकर नई मुहिम शुरू की है। मेरा पेड़ मेरा दोस्त मुहिम के तहत सरकारी स्कूलों के अंदर 21,000 पौधे फ्री भी बांट चुकी है। अपने बर्थडे को सड़क सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने वाली नीरू यादव अब तक 1100 जो है ISI मार्क के हेलमेट भी बांट चुकी है। तो ये जो है नीरू यादव के बारे में है डिटेल। और ये UN जो है संयुक्त राष्ट्र के अंदर वार्षिक सम्मेलन के अंदर ये संबोधित करेगी। नेक्स्ट है स्वयं पोर्टल। तो शिक्षा विभाग ने गर्मियों की छुट्टियों का सदुपयोग करने के लिए एक अनूठी पहल की है। विद्यार्थी स्वयं पोर्टल पर अपना पंजीयन करके ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। स्वयं पोर्टल क्या है? ऑनलाइन पढ़ाई के लिए एक पोर्टल है। इसमें वे सभी विद्यार्थी एनरोल हो सकते हैं जिनके विद्यालय में NCERT की पुस्तकों से अध्ययन जहाँ पर करवाया जा रहा है। इसके लिए 11वीं और 12वीं की कक्षा के 11 विषयों के 28 कोर्स यानी 16 कोर्स 11वीं के और शेष है इसमें 12वीं के, इसको योजना के तहत ऑनलाइन किया गया है। मतलब इसमें जो है पूरा कोर्स ऑनलाइन है, बच्चे स्वयं इसको पढ़ सकते हैं, इसलिए इसका नाम है स्वयं पोर्टल। 16 मई के बाद अवकाश होने के बाद से 30 सितंबर 2024 तक इसका संचालन किया जाएगा। तो 16 मई से 30 सितंबर तक।
नेक्स्ट है ऑर्मेक्स मीडिया रिपोर्ट। तो इसके अनुसार 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 2023 के दौरान राजस्थान में सिनेमा दर्शक कितने प्रतिशत बढ़े हैं? 151.8% वृद्धि हुई है ऑर्मेक्स मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार। इसके बाद बिहार झारखंड के अंदर 123.8% और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 105.2% दर्शक बढ़े हैं। देश में एक वर्ष में सिनेमा दर्शकों की संख्या 29% बढ़कर कितनी हो गई है? 15.7 करोड़ हो गई है। तो सिनेमा देखने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है 29% से। नेक्स्ट है सिंदेसर खुर्द। सिंदेसर खुर्द जो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के दरीबा संयंत्र यानी राजसमंद के अंदर स्थित है। चांदी की एक खदान है सिंदेसर खुर्द, ठीक है। तो एग्जाम में आ सकता है सिंदेसर खुर्द का संबंध किससे है? तो ये क्या है? चांदी की खदान का नाम है एक। कहाँ पर स्थित है ये है राजसमंद के अंदर। द सिल्वर इंस्टीट्यूट ऑफ यूएसए के द्वारा आयोजित वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 2024 के अनुसार हिंदुस्तान जिंक की सिंदेसर खुर्द माइंस जो है ये विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी चांदी उत्पादक खदान बन गई है। तो विश्व की दूसरे सबसे बड़ी चांदी उत्पादक खदान का नाम क्या है? सिंदेसर खुर्द। वर्ष 2023 तक इस खदान का स्थान चौथा था, अब हो गया है इसका स्थान दूसरा। इसके अलावा रिकॉर्ड 746 मीट्रिक टन चांदी का उत्पादन करके हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी। अब कंपनी के बारे में बात करें तो तीसरी सबसे बड़ी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। वेदांता समूह की कंपनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी एकीकृत जस्ता जो है उत्पादक है और तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक है। तो दूसरी तो है सबसे बड़ी जस्ता उत्पादक और तीसरी है चांदी उत्पादक। कंपनी के पास भारत में बढ़ते जस्ता बाजार में 75% बाजार की हिस्सेदारी है, केवल किसके पास? हिंदुस्तान जिंक के पास। इस कंपनी का मुख्यालय है उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट है ओजस्विनी सारस्वत। तो भारतीय गोल्फ की उभरती प्रतिभा है ओजस्विनी सारस्वत। इन्होंने कोलकाता के टोलीगंज गोल्फ क्लब के अंदर आयोजित राष्ट्रीय टूर्नामेंट में जीत हासिल की है। जयपुर की 11 वर्षीय है ओजस्विनी। इन्होंने कलकत्ता के राष्ट्रीय टूर्नामेंट में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। यह जीत सी श्रेणी और मुख्य टूर नेशनल में उनकी पहली उपलब्धि है। ओजस्विनी इससे पहले एशियाई जूनियर मास्टर्स में जीत हासिल कर चुकी है। तो ओजस्विनी सारस्वत का नाम ये किससे संबंधित है? इनका संबंध है भारतीय गोल्फ से संबंधित है। ये जयपुर की रहने वाली है। नेक्स्ट है कीर्ति अरोड़ा। तो अमेरिका के पेन स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, अलवर की है ये कीर्ति अरोड़ा। इनका चयन पेन स्टेट यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट लीडरशिप एकेडमी के अंदर इनका चयन हुआ है। वर्ष 2024 की इस चयनित सूची में स्थान बनाने वाली कीर्ति एकमात्र भारतीय है, ठीक है। इस सूची में स्थान बनाने वाली कीर्ति कौन है? एकमात्र भारतीय है, अलवर की रहने वाली है। तो ये राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना जो है इसके अंतर्गत अमेरिका में पढ़ने गई थी और पेन स्टेट जो प्रेसिडेंट स्कॉलर के रूप में चयनित 30 विद्यार्थियों को अमेरिका और दुनिया के अलग अलग विधाओं के विद्वानों से मिलने और अमेरिका के अलग अलग राज्यों की संस्कृति और लोगों से जुड़ने के लिए यात्रा में शामिल होने का अवसर मिलता है। तो कीर्ति अरोड़ा का इसके अंदर चयन हुआ है और ये इस सूची में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय है, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट है रोबोटिक्स लैब। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने प्रदेश के 201 जो महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों हैं इसके अंदर रोबोटिक लैब की स्वीकृति दी है। 163 लैब माध्यमिक शिक्षा और 28 प्राथमिक शिक्षा स्तर पर ये स्थापित की जाएगी। ये लैब जो है इनोवेशन यानी नवाचार और इन्वेंशन यानी आविष्कार के लिए होगी और जहां विज्ञान के विद्यार्थी रोज नए प्रयोगों के साथ ही सेंसर साइंस के जरिए रोबोट या ऐसे उपकरण तैयार करना सीखेंगे। भविष्य में ये मील का पत्थर शामिल होंगे। तो ये 201 जो महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय है इसके अंदर लगाई जाएगी रोबोटिक्स लैब। नेक्स्ट है पाना देवी गोदारा, इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की रहने वाली है, 92 ईयर्स की है, बुजुर्ग महिला पाना देवी गोदारा। इन्होंने पुणे में आयोजित हुई थी 44वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2024 में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, 100 मीटर के अंदर, गोला फेंक के अंदर और तस्तरी फेंक के अंदर, ठीक है। पाना देवी गोदारा 92 ईयर्स की है और इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। बीकानेर जिले की नोखा तहसील के
अणखीसर गांव की रहने वाली है पाना देवी गोदारा। वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने के लिए अगस्त के अंदर स्वीडन जाएगी। नेक्स्ट है उत्कर्ष किसान। उत्कर्ष किसान जो है किसानों एवं महिलाओं को अपने उत्पाद ग्राहकों को सीधे बेचने और सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित किया गया ऐप है उत्कर्ष किसान। उत्कर्ष किसान ऐप को नागौर के नकुल परिहार के द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? नकुल परिहार के द्वारा उत्कर्ष किसान ऐप को विकसित किया गया है। और उत्कर्ष किसान ऐप पर किसान जो है बिचौलियों और मंडी में कर रहे कालाबाजारी से बचकर सीधा अपना अनाज, कृषि भूमि से उत्पन्न होने वाले खाद्य पदार्थ, खाद बीज आदि सीधा अपने घर से अपने नज़दीकी ग्राहक को घर बैठे इसके द्वारा बेच सकते हैं। महिलाएं अपने घर में बनाई गई पेंटिंग है, कोई खाद्य पदार्थ है, डिजाइनिंग मटेरियल है, घर बैठे एप्लीकेशन पर जाकर सीधे ग्राहक को बेच सकती है। तो बिचौलिया के सिस्टम खत्म कर दिया है। उत्कर्ष किसान ऐप किसने बनाया है? नागौर के नकुल परिहार ने। नेक्स्ट है जीर्ण धाम का लक्ष्मी मेला। तो राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है शक्तिपीठ जीर्ण माता। ठीक है, जीर्ण माता की शक्तिपीठ कहाँ पर स्थित है? सीकर जिले के अंदर। इनका चैत्र नवरात्रि वार्षिक लक्खी मेला 9 से 17 अप्रैल को आयोजित किया गया है और इसके अंदर रोपवे की सुविधा प्रदान की गई है। 500 मीटर लंबा रोपवे जीर्ण माता मंदिर से लेके पहाड़ी पर स्थित काजल शिखर माता मंदिर तक जाता है। तो जीर्ण माता का लक्खी मेला अभी आयोजित हुआ है 9 से 17 अप्रैल को। कहाँ पर? सीकर के अंदर। तो जीर्ण माता जी मंदिर रेवासा गांव से 10 किलोमीटर दूर पहाड़ी के पास में स्थित है। घने जंगल से घिरा हुआ है ये मंदिर और इसका पूर्ण और वास्तविक नाम क्या था? जयंत लाल था। ठीक है, देश के प्राचीन शक्तिपीठों में से एक जीर्ण माता मंदिर दक्षिण मुखी है। ठीक है, तो प्राचीन शक्तिपीठों में से ये है जीर्ण माता मंदिर दक्षिण मुखी है। मंदिर को 8वीं सदी में निर्मित माना जाता है। मंदिर की दीवारों पर तांत्रिकों की मूर्तियां भी लगी हुई है जो बताती है कि पहले कभी ये तांत्रिकों की साधना का भी केंद्र रहा होगा। और मंदिर के अंदर जीर्ण भगवती की अष्टभुजी प्रतिमा भी स्थित है। पहाड़ के नीचे स्थित मंडप को क्या कहा जाता है? गुफा कहा जाता है। मंदिर के अंदर 8 शिलालेख स्थापित है, जहाँ सबसे पुराना शिलालेख संवत 1029 का भी है इसके अंदर। मान्यताओं के अनुसार जीर्ण माता इनका जन्म नाम है जीवन। इन्होंने राजस्थान के चूरू के अंदर घांगू गांव के एक राजघराने में जन्म लिया था। तो ये सारी डिटेल किसके बारे में है? जीर्ण माता मंदिर के बारे में। नेक्स्ट है अगड़ावा एयर स्ट्रिप। तो भारत और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास में स्थित है देश की पहली एयर स्ट्रिप अगड़ावा। इसके अंदर वायुसेना की ओर से 8 अप्रैल को युद्धाभ्यास किया गया। राजस्थान के सांचौर जिले के सेसवा अगड़वा गांव में भारतमाला प्रोजेक्ट हाईवे नंबर है NH 925A पर बनी हुई आपातकालीन एयर स्ट्रिप भारत और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इस पर अभी वायुसेना के द्वारा अभ्यास किया गया है। तो ये जो एयर स्ट्रिप है इसको लोकार्पण किया गया था 9 सितंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी के द्वारा। नेक्स्ट है अव्यांश सिंह। भरतपुर जिले के राइट हैंड ओपनर है बैट्समैन अव्यांश सिंह का इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की काउंटिंग डिवीजन लीग के अंदर ओवरसीज प्लेयर के रूप में अनुबंध हुआ है। ठीक है, तो इंग्लैंड की काउंटी लीग के अंदर ये इनका अनुबंध हुआ है। अनुबंध के तहत अव्यांश जो है मई से सितंबर 2024 में लंदन में खेलेंगे। इससे पहले अव्यांश वर्ष 2021-22 में साउथ अफ्रीका बोर्ड की प्रीमियर लीग में भी खेल चुके हैं। तो भरतपुर जिले के राइट हैंड बैट्समैन है अव्यांश सिंह। तो ये खेलेंगे अब इंग्लैंड के अंदर। अव्यांश ने अंडर 23 CK नायडू ट्रॉफी में भी राजस्थान की टीम में खेलते हुए अच्छा प्रदर्शन किया था। राजस्थान कैडर के उमेश दत्ता है। ये राजस्थान कैडर के वर्ष 2000 बैच के IPS है उमेश दत्ता। इनको स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो है SPG ने IG नियुक्त किया है। जयपुर रेंज महानिरीक्षक है उमेश दत्ता की उक्त पद पर नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की गई है। तो उमेश दत्ता बने हैं स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के अंदर के IG नियुक्त किए गए हैं। तो SPG जो है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की स्थापना हुई थी 2 जून 1988 के अंदर। भारत के प्रधानमंत्री, उनका परिवार और पूर्व प्रधानमंत्रीगण, पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा, इस विशेष सुरक्षा कड़ी की जिम्मेदारी इसकी होती है। ठीक है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की। और इसके IG नियुक्त किए गए हैं उमेश दत्ता।
और एसपीजी का आदर्श वाक्य है शौर्यम समर्पणम सुरक्षणम। ये उमेश दत्ता 2000 राजस्थान कैडर के 2000 बैच के आईपीएस है। नेक्स्ट है चंद्र प्रताप सिंह, तो जयपुर के हैं ये चंद्र प्रताप सिंह। इनका इंग्लिश काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए इनका भी चयन हुआ है। इनका इंग्लिश काउंटी क्रिकेट के सीजन 2024 के लिए सरे काउंटी लंदन में स्थित क्लब से 1 वर्ष का करार हुआ है। इंग्लैंड में उनका ये 5वां सीजन होगा चंद्र प्रताप सिंह का। वर्तमान में एजी ऑफिस जयपुर में कार्यरत है ये चंद्र प्रताप सिंह। जूनियर और सब जूनियर क्रिकेट के अंदर राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। नेक्स्ट है ललित गुप्ता, मनोहर थाना के निवासी है। जय माता दी जन कल्याण और गौ संवर्धन संस्थान गरबोलिया के सचिव है ललित गुप्ता। इनको राजस्थान समरसता रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया है इनको? राजस्थान समरसता रत्न अवार्ड ललित गुप्ता को। सामाजिक और गौ सेवा कार्यों के लिए ये उनको पुरस्कार दिया गया है। और ये जो है कब प्रदान किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच और राष्ट्रीय समता मंच के संयुक्त तत्वाधान के अंदर राजस्थान दिवस पर जयपुर के अंदर आयोजित हुआ था G20 संस्कृति सम्मेलन। तो 30 मार्च 2024 को जो है ये समरसता पुरस्कार, समरसता रत्न पुरस्कार ललित गुप्ता को प्रदान किया गया। नेक्स्ट है दीक्षा, तो वाराणसी के अंदर आयोजित सीनियर कुश्ती फेडरेशन कप 2024 में दीक्षा जाट है। नगला दांदू डीग की इन्होंने कांस्य पदक जीता है। दीक्षा सबसे पहले फेडरेशन कप 2022 रोहतक के अंदर रजत पदक तथा सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2023 पुणे के अंदर ये कांस्य पदक भी जीत चुकी है। तो ध्यान रखिए दीक्षा जो है किसकी प्लेयर है? ये है कुश्ती की प्लेयर। इसके अलावा दीक्षा जो है 2 बार भारत केसरी, 2 बार राजस्थान केसरी भी रह चुकी है। ठीक है, तो दीक्षा जाट का संबंध कौन से जिले से है? नगला दांदू डीग से। इन्हें हाड़ौती केसरी रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है दीक्षा जाट को।